हसदेव का मामला या पूरी दुनिया में जो जंगल कटाई का मामला, प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का मामला किसी एक आदमी की हवस के साथ आज नहीं जुड़ा है, बल्कि कारपोरेट मुनाफे और कारपोरेट लालच के साथ जुड़ा हुआ है। जिन आदिवासियों को ये व्यक्तिगत अधिकार पत्र बांटे गए, कोल ब्लॉक को देने के लिए उनसे वो व्यक्तिगत अधिकार पत्र जो है, पट्टे जो है वो छीन लिए गए। छत्तीसगढ़ में हसदेव कोयला खदान के लिए वनों की कटाई को लेकर सियासी पारा गर्म हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है, वहीं भाजपा भी पुरजोर पलटवार कर रही है। इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच वनों की कटाई भी जारी है। दूसरी ओर आदिवासी भी जल जंगल जमीन के लिए मोर्चा खोल दिए हैं। इससे आगामी चुनाव को लेकर यह एक बड़ा सियासी मुद्दा बनते नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी आदिवासियों के साथ है। सरगुजा राजा टीएस सिंहदेव का यहाँ खासा प्रभाव है। इस बीच जन जागरूकता की टीम ने इसकी तह तक जाने का प्रयास किया और हसदेव आंदोलन से लंबे समय से जुड़े कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव संजय पराते से बातचीत करी। आइए इस आंदोलन के बारे में उन्हीं से जानते हैं। सर, कोल ब्लॉक का विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये हसदेव से जुड़ा हुआ मामला है जी। तो कोल ब्लॉक में आने से पहले मैं हसदेव के मामले में कुछ स्पष्ट करूं तो कोल ब्लॉक का मामला स्पष्ट होगा। हसदेव के मुद्दे के साथ हमारी बहुत सारी चिंताएं जुड़ी हुई है, देश और दुनिया की। उसमें आपके पर्यावरण का भी सवाल है, जैव विविधता का भी सवाल है, आदिवासियों का विस्थापन भी उसके साथ जुड़ता है। और हमारे देश में जंगलों की रक्षा के लिए, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों का इस सरकार द्वारा कितना पालन हो रहा है, ये सवाल भी जुड़ता है। तो जहां तक पर्यावरण का सवाल है, हसदेव के संबंध में, पर्यावरण का मतलब केवल यही नहीं है कि ये पूरे जंगल ऑक्सीजन पैदा करते हैं और इस ऑक्सीजन के भरोसे हम जिंदा हैं। पर्यावरण का सवाल काफी व्यापक है, वैश्विक है, इस मायने में कि हमारी चिंता के केंद्र में अब ग्लोबल वार्मिंग है और पूरी दुनिया ये मानती है कि यदि पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, जो कि धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, तो समूची पृथ्वी का अस्तित्व और मानवता का अस्तित्व जो है संकट में है। और इसलिए पूरी दुनिया में जहां पर भी जंगलों का विनाश किया गया है, जबरदस्त प्रतिरोध आंदोलन हुए हैं, तो हसदेव में भी जंगल का विनाश हो रहा है और हमारी चिंता पूरी पृथ्वी को बचाने की चिंता से जुड़ी हुई। तो हसदेव के जंगलों की कटाई का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का जहां तक सवाल है, देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी पृथ्वी के पास सबको देने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी एक आदमी की हवस को पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास उतने संसाधन नहीं है, बहुत ही कम पड़ेंगे। और हसदेव का मामला या पूरी दुनिया में जो जंगल कटाई का मामला, प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का मामला किसी एक आदमी की हवस के साथ आज नहीं जुड़ा है, बल्कि कारपोरेट मुनाफे और कारपोरेट लालच के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं कोल ब्लॉक में आता हूं। हम कोयला खुदाई के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो जरूरतें हैं, उस जरूरत के हिसाब से खुदाई होना चाहिए। ये कोयला तो पैदा नहीं हो सकता, प्राकृतिक है। अब यदि 5-10 साल या 15-20 साल में हमारी एक ही पीढ़ी पूरा कोयला खोद कर ले जाए, तो हम अपनी आने वाली अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे? तो एक संतुलित खुदाई के हम विरोधी नहीं हैं। और यदि संतुलित रूप से खुदाई होती है, तो हमारी जितने भी चिंता के जो सवाल हैं, उन सवालों को जो है टैकल किया जा सकता है। तो अंधाधुंध तरीके से कोल ब्लॉक की खुदाई और पूरे देश भर में जो जिस तरीके से कोल खोदा जा रहा है, उसके हम विरोधी है। हसदेव में आपको याद होगा, ये याद रखना चाहिए कि कोयला उत्कृष्ट कोटि का नहीं है। उससे जो है पावर प्लांट चल नहीं सकते। अब यदि इन कोयला का यदि आवंटन किया जा रहा है, कोल खोदा जा रहा है, तो वो फिर बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के ही काम में आ सकता है,
या उसमें जो थोड़े बहुत क्वालिटी का कोयला है वो अडानी के पावर प्लांट चलाने के काम में आ सकते हैं। वो कारपोरेट मुनाफे के लिए इसका उपयोग हो रहा है। इसीलिए जिस बड़े पैमाने पर कोल ब्लॉक का आवंटन हसदेव के अंदर किया गया है, जिस तरीके से इस आवंटन और कोयला खुदाई के कारण हसदेव के जंगल उजड़ेंगे, उसका आदिवासी जनजीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता पर जो प्रभाव पड़ेगा, और इस खुदाई के लिए हमारे देश की सरकारों ने जो कानून बनाया है, इन्हीं सरकारों ने बनाया है, उसका जिस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, उसके जो है हम विरोधी। सर, कितने पेड़ पौधे कटेंगे और जो वन्य जीव है, आदिवासी है, उनको कितना नुकसान पहुंचने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हसदेव का एरिया 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है। और अभी ये जो परसा केते का जो एक्सटेंशन हो रहा है, जहां पर कोयला खुद रहा है, उन्हीं खदानों को एक्सटेंड किया जा रहा है। अतिरिक्त भूमि से कोयला निकालने की शुरुआत है, कोई नया कोयला खदान नहीं खुल रहा है। इसी में जो है 4 लाख पेड़ काटे जाएंगे। अब सोच लीजिए कि पूरे 4000 स्क्वायर किलोमीटर में यदि कोयला खुदाई होगी तो कितने पेड़ कटेंगे, अनगिनत पेड़। और सवाल पेड़ों की गिनती का नहीं। देखिए, एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए 5 पेड़ों की जरूरत होती है। साल भर में वो उतना ऑक्सीजन पैदा करता है एक मनुष्य के जिंदा रहने। अब पूरा हसदेव का यदि जंगल उजड़ जाएगा तो कितने मनुष्य प्राकृतिक ऑक्सीजन से वंचित हो जाएंगे, वो एक सवाल हो सकता है। लेकिन देखिए, हसदेव के जो जंगल है केवल ऑक्सीजन देने का काम नहीं करता। जंगल उजड़ेगा, जंगल पैदा नहीं किए जा सकते, ये हम लोगों को समझना चाहिए। वृक्षारोपण करके कहीं पर भी आज तक किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने जंगल पैदा नहीं किए। वृक्षारोपण इसका विकल्प हो नहीं सकता। जंगल है तो जंगल को बचाना ही उसका विकल्प हो सकता है। तो जंगल में जो चीजें हैं, जैव विविधता, जिसमें पशु भी आते हैं, दूसरे पेड़ पौधे भी आते हैं, और भारत की जैव विविधता दुनिया में अद्भुत है। इसका कहीं पर भी दुनिया में मुकाबला नहीं हो सकता। तो वो पूरी जो जैव विविधता है वो तो खत्म हो गई है। हाथियों के बीच में और मनुष्यों के बीच में जो संघर्ष है, वो संघर्ष भी बढ़ेगा। एक हाथी के रहने के लिए जो है लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल चाहिए। अब वो तो हाथियों का एलिफेंट कॉरिडोर ही है। कितने हाथी है और कितना बड़ा जंगल। और जब अभी ये हसदेव के जंगलों की जो कुछ भी कटाई हुई है, लगभग 100-150 हेक्टेयर में, तो आपके अपनी मीडिया की रिपोर्ट ही है कि हाथी जंगलों से भागकर जो है शहरों की ओर गए हैं। मानव बस्तियों पर उन्होंने जो है वो आक्रमण किया है। तो कितना बड़ा संकट पूरी मानव जाति पर हाथी और मानव के संघर्ष से पैदा हो रहा है, इस बात को भी आप समझ सकते हैं। सर, इसके लिए आंदोलन कब से जारी है और इसको क्या औद्योगिकीकरण का विरोध नहीं माना जाएगा? देखिए, काफी लंबे समय से, दशक हो गए हैं जब से यूपीए की सरकार थी केंद्र में, तब से हसदेव की जंगल की कटाई की योजनाएं बन रही है। और तब से हम सब लोग वहां के आदिवासी जनजीवन के साथ मिलकर जो एक प्रतिरोध आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं। और आज भी हसदेव के जंगल बचे हुए हैं तो उस विरोध आंदोलन के ही कारण है। पहली बात तो यह है कि हमारा सवाल यह है कि सरकारों को अपने तमाम विकास के नाम पर जो योजनाएं बना रही है, असल में ये कोई विकास के नाम पर बनने वाली योजनाएं नहीं है, बल्कि कारपोरेट को मुनाफा पहुंचाने के लिए ये योजनाएं बनती है। और लोगों को कहा जाता है कि ये हम आपके विकास के लिए बना रहे हैं। मतलब देखिए, आजादी के बाद का दौर और 90 के दशक के बाद, जिसको हम कहते हैं कि उदारीकरण का जो दौर है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आजादी के बाद विकास की परियोजनाएं वास्तव में बनी हमारी आम जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। और आप देखेंगे कि उस जमाने में गरीबों को भी अपनी जमीन विकास के लिए देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बड़े लोगों ने भी दिया, बांध के लिए, सड़क के लिए। बांध बने तो किसानों के खेतों में पानी पहुंचा। वो आजादी के बाद उत्साह का एक दौर था।
लेकिन 90 के दशक में हुआ ये कि जब ये पूरी दुनिया को वैश्वीकृत करने की जो कोशिश हुई और हमारे देश में भी उदारीकरण की जो लहर पहुंची, अब जो है आम जनता की भलाई सरकार की चिंता के केंद्र में नहीं है। उनकी चिंता के केंद्र में है कि किस तरीके से पूंजीपतियों को, कारपोरेटरों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पहुंचाया जाए। तो अब बांध बनते हैं। आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के समय में पूरी शिवनाथ नदी को बेच दिया गया। नदी को बेचने की पहली एक घटना जो है पूरी दुनिया के सामने आई और हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि नदी को किस तरीके से बेचा जा सकता है। तो ये जो दौर है उसमें आम जनता के नाम पर योजनाएं बनती है। किसानों को कहा जाता है कि हम बांध बना रहे हैं तो इस बांध से आपके खेतों में पानी पहुंचेगा, और छुपा हुआ मकसद ये होता है कि बांध बनेगा तो जो कुछ भी पानी है वो इंडस्ट्री को मिलेगा। अब उसमें आम जनता का कोई हित रहा नहीं है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया ने आम जनता के जनजीवन को बर्बाद किया है और उनके प्राकृतिक संसाधनों को हड़पने का काम किया। अब जहां तक कानूनों का सवाल है, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे बस्तर हो, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची के लिए संविधान में एक अलग ही प्रावधान है और अब तो पेशा कानून अस्तित्व में आ गया। पेशा ये कहता है कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई भी विकास काम नहीं हो सकते। अब ये कानूनी बाध्यता है। हसदेव में जितने भी कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं, इन सरकारों का कहना है कि ग्राम सभा की अनुमति ली गई है। वहां के लोग, वहां के पंचायत प्रतिनिधि ये कहते हैं कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई, कोई पूछा नहीं गया, और जो कुछ भी प्रस्ताव सामने रखा जा रहा है वो फर्जी प्रस्ताव है। प्रशासन के अधिकारियों और सरकार के साथ मिली भगत करके उनकी बिना किसी सहमति के, बिना किसी जानकारी के ग्राम सभाओं के प्रस्तावों को जो है सामने रख दिया गया। इस पर काफी बावला भी मचा। ये जो है, जब पिछली जो भाजपा सरकार थी 2018 तक, उस दौर में ये तमाम फर्जीवाड़े जो है वो हुए। हमारा ये कहना है कि या तो आप इसकी जांच करवाइए, आपने जांच नहीं करवाया। आपको मालूम होगा कि बेलाडीला में जो एनएमडीसी है, वहां जो खदान आवंटित किए थे, वहां पर भी यही सवाल उठा था। ग्राम सभा हुई थी कि नहीं हुई थी, उसकी जांच हुई और पूरी ग्राम सभा को जो है फर्जी पाया गया। लेकिन जिन अधिकारियों ने ये सब काम किया, फर्जीवाड़ा किया, उसके खिलाफ कांग्रेस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। भाजपा सरकार के समय में ये फर्जीवाड़ा हुआ। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इस फर्जी ग्राम सभाओं की तो जांच करवाई कि क्या वास्तव में वहां के लोगों ने अपनी सहमति दिया है। कांग्रेस सरकार ने इस काम को नहीं किया। और मजे की बात यह है कि पेशा कानून जो ये कहता है कि गांव के लोगों के ग्राम सभाओं के विकास के कामों में जो है सहमति ली जानी चाहिए, कांग्रेस सरकार ने जो नियम बनाए पेशा के, वो कानून के खिलाफ ही बनाए। उसमें नियम में उन्होंने ये प्रावधान रखा कि ग्राम सभाओं के साथ, गांव के लोगों के साथ परामर्श किया जाएगा। सहमति और परामर्श में जमीन आसमान का अंतर है। गांव के लोगों के परामर्श को मानना नहीं मानना सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दिया गया। तो कांग्रेस की सरकार में भी इतना बड़ा उलटफेर हुआ है। दूसरी बात यह है कि आदिवासी अधिकार कानून बने हैं, पेशा कानून भी है। ये दोनों कानून ये कहते हैं कि यदि दूसरे जो कानून है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए भूमि अधिग्रहण कानून है, उनका ये कहना है, कांग्रेस सरकार का भी और अब जो भाजपा सरकार है उसका भी, कि हसदेव में जो कुछ भी भूमि अधिग्रहण हुआ है वो कोल बेरिंग एक्ट के तहत हुआ है, और कोल बेरिंग एक्ट में पेशा कानून को मानने का कोई मतलब प्रावधान नहीं है। अब पेशा कानून को उठाकर आप पढ़ेंगे, आदिवासी अधिकार कानून को पढ़ेंगे, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि यदि ये जो कानून है, ये कानून दूसरे किसी और कानून से टकराते हैं
उनके प्रावधानों से टकराते हैं तो प्राथमिकता और सर्वोच्चता इन्हीं दो कानून के प्रावधान को मिलेगी। तो आप भूमि का अधिग्रहण चाहे कोल बेरिंग एक्ट में कीजिए, चाहे किसी और कानून में कीजिए, यदि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, आदिवासी अधिकार कानून वहां पर लागू होते हैं, पेशा कानून लागू होते हैं, तो आपको ग्राम सभा की सहमति को तो लेना ही पड़ेगा वैधानिक रूप से। और चूंकि ग्राम सभाओं का फर्जीकरण हुआ है, तो फर्जी ग्राम सभा की सहमति आपको वैधानिक रूप से कोई क्षेत्र को आपके हाथ में नहीं देती, खनन के लिए कोई स्वीकृति नहीं देती। यदि कोई भी दिखाता है कि ये खनन के लिए मेरी स्वीकृति है, ग्राम सभा ने पारित कर दिया, फिर उस स्वीकृति में चाहे वो प्रधानमंत्री के दस्तखत हो या राष्ट्रपति के दस्तखत हो, फर्जी आधार पर ली गई कोई भी स्वीकृति का कोई भी वैधानिक आधार नहीं बनता था। तो ये जो कोल आवंटन हुआ है, वो कोल आवंटन पूरी तरीके से एक तो फर्जीवाड़ा है। दूसरा जो है, ये आपका आदिवासी अधिकार कानून, ये आदिवासी अधिकार कानून ये कहता है कि वन निवास में जो लोग भी निवास कर रहे हैं वन क्षेत्र में, उनके जो वनाधिकार को पहले सेटल किया जाएगा। यानी उनके जो जिन वन भूमि पर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, पीढ़ियों से वो खेती कर रहे हैं, तो 13 दिसंबर 2005 की स्थिति में जिस आदिवासी का जमीन के जिस टुकड़े पर कब्जा था, या यदि 13 दिसंबर 2005 के पहले यदि उसको वहां से किसी भी कारण से विस्थापित कर दिया गया, इन तमाम लोगों को जो है उस जमीन के व्यक्तिगत पट्टे दिए जाएंगे। दूसरा, उस क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं उनको वन क्षेत्र के सामुदायिक अधिकार भी जो है, कम्युनिटी राइट्स, वो दिए जाएंगे। ये आदिवासी अधिकारों को पहले सेटल किया जाना है और उसके बाद विकास परियोजनाओं पर बात होनी है, उसके लिए फिर जमीन लेने देने की बात हो सकती है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में अमूमन और खासतौर से सरगुजा और बस्तर में आदिवासी अधिकारों को अभी तक पूरी तरीके से सेटल नहीं किया गया है। 10 लाख आवेदन पत्र भूमि अधिकार के लिए आए हैं, आधे से ज्यादा खारिज कर दिए गए, जिनका यह दावा है कि हमारा कब्जा 13 दिसंबर 2005 के पहले था। एक तो पहली बात यह। दूसरी बात, जिन आदिवासियों को ये व्यक्तिगत अधिकार पत्र बांटे गए, कोल ब्लॉक को देने के लिए उनसे वो व्यक्तिगत अधिकार पत्र जो है, पट्टे जो है, वो छीन लिए गए। ये काम भाजपा राज में ही हुआ है। अब कानून में कहीं प्रावधान नहीं है कि आपने पट्टा दिया, उसके बाद जो है आप पट्टों को छीन भी रहे हैं। इसलिए छीन रहे हैं कि यदि विकास परियोजनाएं बनती है और वन भूमि पर आदिवासियों का अधिकार है, तो उनको बड़े पैमाने पर जो है मुआवजा देना पड़ेगा। जमीन का अधिग्रहण होता है तो मुआवजा भी देना पड़ता है। तो मुआवजा न देना पड़े पूंजीपतियों को, इसके लिए उनके पट्टे भी छीन लिए गए। ये कांग्रेस सरकार का काम था कि छीने गए पट्टों को वापस करती, इस तरीके के तमाम अधिकारों को सेटल करती। कांग्रेस ने भी ये नहीं किया, उसका भी कारपोरेट परस्त जो रुख है वो रुख बहुत ही स्पष्ट है। भाजपा का तो है ही। तीसरी सबसे बड़ी चीज मैं ये आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि हसदेव में पेड़ों को जो काटा जाना, वो हमारे हाईवे बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए जो 2, 4, 10 या 100 पेड़ आ गए तो उनको काटना जरूरी, ऐसा मामला नहीं है। हसदेव में यदि एक भी पेड़ की कटाई होती है तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकता। यदि कांग्रेस के राज में भी यदि पेड़ कटे हैं तो कांग्रेस के राज्य सरकार की सहमति थी। अरे केंद्र तो बेचने पर तुला हुआ है। वो तमाम वन अधिकार कानून को, वन संरक्षण कानून को, पेशा कानून को तोड़ने मरोड़ने में और कारपोरेट हित में बदलने में लगा हुआ है। तो केंद्र सरकार का इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट है, उसका अपना दबाव है, इससे कोई इंकार नहीं है। लेकिन राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना एक भी पेड़ इसलिए कट नहीं सकते कि पुलिस तो राज्य सरकार की है। आप किस पुलिस को लेकर मतलब पेड़ कटाई करने जा रहे हैं? तो राज्य सरकार की पुलिस जा रही है, आदिवासियों को बंधक बना रही है उनके गांव में और पेड़ कटाई कर रही है, तो राज्य सरकार का तो अपना इन्वॉल्वमेंट है। अब भाजपा सरकार के भी समय में यदि ये पेड़ कटाई हो रही है तो ये सरकार जो कह रही कि ये तो कांग्रेस के समय का आदेश था, उसका पालन
हुआ है तो सरकार तो आपकी है, प्रशासन आपका है, पुलिस आपका है। आप नहीं चाहते तो एक भी पेड़ की कटाई नहीं हो सकती। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिली भगत से जो है ये कटाई हो रही है। लेकिन सवाल अब वो दोषारोपण करते रहे। हमारा विनम्र निवेदन केवल यही है कि कांग्रेस के राज में जो पेड़ों की जो कटाई हुई उसके खिलाफ पूरे देश दुनिया में जो आवाज उठी, जैसे कि अभी भी उठ रही है, एक दबाव बना और विधानसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हसदेव क्षेत्र को खनन मुक्त रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि हसदेव को खनन मुक्त रखना है तो भविष्य में कोई जंगल की कटाई नहीं होगी। यदि भविष्य में जंगल की कोई कटाई नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि तमाम कोल ब्लॉक के जो आवंटित किया गया है वो स्वीकृतियां रद्द होना चाहिए। और इस प्रस्ताव में कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, दोनों इस प्रस्ताव के प्रति प्रतिबद्ध है और विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ तो ये जनता का प्रस्ताव है। यदि भाजपा की प्रतिबद्धता जनता के प्रति है, भाजपा की प्रतिबद्धता यदि विधानसभा के प्रस्ताव से और इस देश के कानूनों से है तो कोई कटाई नहीं हो सकती, कोई आवंटन नहीं हो सकता। इसलिए भाजपा की सरकार को तमाम कोल ब्लॉक का आवंटन जो है वो रद्द करना चाहिए। अंतिम अधिकार खुदाई होगी कि नहीं होगी वो जो है राज्य सरकार के हाथ में है और राज्य सरकार इसका उपयोग करे। हमारा ये विनम्र निवेदन है। सर, कांग्रेस अभी विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? कांग्रेस जब सत्ता में थी तो हसदेव के मामले में उसकी क्या भूमिका थी आप जानते हैं। मैंने कहा कि उन्हीं के समय ये पेड़ों की कटाई हुई है। यूपीए के राज में ही जो है केंद्र सरकार थी उनकी, ये तमाम कटाई की योजनाएं बनी है। भाजपा जब विपक्ष में थी तो उसने हसदेव कटाई का विरोध किया था। सत्ता में आने के बाद उनका चेहरा जो है वो साफ है, लेकिन फिर भी ठीक है, अब वो विपक्ष में है तो कांग्रेस को जो है वो समझ में आना चाहिए कि आम जनता ने विपक्ष में उसको क्यों बैठाया और अब उसकी जिम्मेदारियां बहुत ही साफ है। और फिलहाल के घटनाक्रम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस हसदेव के मामले में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जो है वो तैयार है, उसका हम स्वागत करते हैं। 7 तारीख को नागरिक प्रतिरोध मार्च हुआ हसदेव के अंदर, हम सब लोग थे। अब हसदेव कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, इस देश का कोई भी नागरिक वहां पर जा सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश से जो लोग आए थे जिन्होंने नागरिक प्रतिरोध मार्च इस कोल आवंटन के खिलाफ, हसदेव की कटाई के खिलाफ वहां पर आयोजित किया था, उनको रोकने की पूरी कोशिश हुई, बैरिकेड्स लगाए गए। उन पूरे बैरिकेड्स को तोड़ना पड़ा हम लोगों को और हमको धरना स्थल पर जाना पड़ा, सभा करनी पड़ी। और उस सभा में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज भी वहां पर आए थे और उन्होंने खुले आम, और मैं समझता हूं कि पूरे मन से उन्होंने ये स्वीकार किया कि हसदेव के मामले में उनसे गलती हुई। उन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे, यदि ग्राम सभा फर्जी हुई है उसकी जांच सरकार को करवाना चाहिए था, नहीं करवाया। पता नहीं उन्होंने जो है खुदाई या आवंटन को क्यों स्वीकार किया। चलिए, इतनी तो वो अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं। सत्ता में रहते हुए उनको ये गलतियां नहीं दिखी, इसलिए आज विपक्ष में है और विपक्ष के रूप में यदि वो भूमिका अदा कर रहे हैं हसदेव को बचाने के लिए, और हसदेव को बचाने का मतलब मैंने ये कहा कि पूरी पृथ्वी को बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई में यदि शामिल है तो उसका स्वागत है। सर, इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल तो यही है कि विधानसभा ने जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि हसदेव को खनन मुक्त क्षेत्र रखना है, वो खनन मुक्त क्षेत्र रखा जाना चाहिए और इसके लिए तमाम कोल ब्लॉक के आवंटन तत्काल रद्द किए जाने चाहिए। और दूसरा, हमारे देश में पेशा कानून है, आदिवासी अधिकार कानून है, इन दोनों कानूनों का शब्दों में और भावना में, दोनों रूपों में जो है इसका पालन होना चाहिए। यदि ये काम सरकार करती है तो हसदेव का मामला अपने आप ही जो है सुलझ जाएगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस